हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं पॉलिटी के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि जितने भी चुनाव होते हैं ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से करवाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग, याद रहे निर्वाचन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन कैसे किया गया, कहां पर किया गया है, ये संविधान के किस भाग में है, व किस अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो निर्वाचन आयोग है, जितने भी निर्वाचन होते चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानमंडल हो या विधान परिषद, मतलब विधानसभा या विधान परिषद, इनका इलेक्शन कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग करवाता है। ये कौन सा है? ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है। कैसा है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब सोच रहे हो कि पहले मैंने राष्ट्रीय क्यों नहीं लिखा? भाई राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान, मतलब आयोग है, एक ही कमीशन है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सिर्फ निर्वाचन आयोग की। जब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो याद रहे इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है, और इसके जो आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 324 से प्रारंभ होता है, 324 से 329 तक में इसका वर्णन किया गया है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इसका वर्णन किया गया है, भाग 15 है, और नाम क्या है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग सबसे पहले कब भारत में आया था। तो याद रहे जब हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले भारत में आगमन की बात करते हैं, तो ये 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। जब इसका गठन किया गया था उस समय यह आयोग एक सदस्यीय थी। कैसी थी? एक सदस्यीय थी। हम कह सकते हैं चाहे केवल आयुक्त था या मुख्य आयुक्त था, ठीक। तो एक सदस्यीय 1950 में जब 26 जनवरी को इसका गठन किया गया, 25 जनवरी को इसका गठन किया गया, उस समय एक सदस्यीय थी। परंतु इसी संविधान को, या फिर हम कह सकते हैं इसे एक सदस्यीय को इसे 3 सदस्यों में बदल दिया गया। हम कह सकते हैं कि 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय। कई बार प्रश्न आया है कि इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्यीय कब बनाया गया। तो याद रहे जब हम बहुसदस्यीय की बात करते हैं तो बहुसदस्यीय के रूप में इसे 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया। कब बनाया गया था? 1989 को, 16 अक्टूबर 1989 को इसे बहुसदस्यीय या 3 सदस्यीय बनाया गया। मतलब एक जो सदस्यीय था, यानी ये चीफ इलेक्शन कमीशन तो था, ठीक है, परंतु अन्य नहीं थे, तो 2 अन्य बढ़ा दिए गए। यानी यहाँ पे क्या कर दिया गया? +2 कर दिया गया। कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया, 2 आयुक्त बढ़ा दिए गए। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये प्रावधान होता कैसे? भाई याद रखना कि चाहे संविधान का संशोधन करना हो या किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाना हो, इन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति उंगली करता है, और उस उंगली करने वाले का नाम है संसद। जो चीज इसे पसंद नहीं आती है उसमें ये उंगली करता है, उंगली करके अपने अनुसार उसे क्या कर लेता है? ढाल लेता है। कुछ समझ में आया? कि कोई भी चाहे संविधान का संशोधन करना हो या फिर कानून बनाना हो, विधि बनाना हो, वो सब करने का कार्य किसका है? संसद को है। यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके दोनों के मिश्रण से होता है। और उसके बाद जब राष्ट्रपति अपनी चिड़ैया बिठा देता है, वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, या अधिनियम बन जाता है, या संविधान संशोधन हो जाता है और मान लिया जाता है। अब समझ में आया? 3 सदस्यीय बन गया। परंतु 1990 में जब दूसरी सरकार परिवर्तन में आई तो क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया था। फिर से जब 2000 आया तो उसमें क्या कर दिया गया? इसे बहाल कर दिया गया। खैर अब उसकी बात नहीं कि पहली बार इसको बहुसदस्यीय कब बनाया गया? 1989 में बनाया गया। अब यहां पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है ये कैसा निकाय है। भाई याद रखना जो निर्वाचन आयोग है ये स्वतंत्र निकाय है। कैसा है? स्वतंत्र निकाय है। याद रखना जो निर्वाचन आयोग है ये स्वतंत्र निकाय है। अब बात आती है स्वतंत्र निकाय क्यों? भैया स्वतंत्र निकाय इसलिए है क्योंकि ये कार्यपालिका से पृथक है। कार्यपालिका से पृथक है।
कुछ समझ में आया कि कार्यपालिका से पृथककरण का क्या इसका तात्पर्य है? तो भैया कार्यपालिका से पृथककरण का इसका एक ही तात्पर्य है। हम सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, कौन कौन मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो कार्यपालिका में जो प्रथम होता है या प्रधान होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा। और जो तीसरा होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब बात आती है कि सर जैसे हमने इसमें लिख दिया सर्वोच्च न्यायालय, भैया हाँ सर्वोच्च न्यायालय। बात आती है सर आर्टिकल 50 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय को कार्यपालिका से पृथककरण कर दिया जाता है। हाँ भैया न्यायालय को कार्यपालिका से पृथककरण कर दिया जाता है, परंतु जब हम इस मामले में कार्यपालिका को देखते हैं तो इसमें राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय आता है। अब बात आती है सर संसद में राष्ट्रपति निहित होता है। हाँ निहित होता है, लेकिन हम यहाँ पर संसद का जो परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देख रहे हैं। अब यहां पर देखो मैंने क्या कहा, कार्यपालिका से पृथक होता है कौन? निर्वाचन आयोग। अब इससे पृथक होने के कारण ये क्या होता है? स्वतंत्र निकाय होता है, यानी ये अपने द्वारा कोई भी कार्य कर सकता है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। बस यहीं से याद रखना कि इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है? जी नहीं। मतलब चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया कोई भी कार्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका वर्णन ये करता है आर्टिकल 329 में, याद रहेगा। आर्टिकल 329 के तहत यदि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग किसी प्रकार का कार्य करता है तो उसे न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते। समझ में आया? यही है स्वतंत्र निकाय का तात्पर्य। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि जो सर निर्वाचन आयोग है, आपने बताया बहुसदस्यीय है या 3 सदस्यीय है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? भैया इनकी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करता है? 3 सदस्यीय इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। समझ में आया? अब बताते हैं सर इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जैसे की जाती है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, देखो इसी में पूरा निहित है, इसीलिए मैंने इसको स्पेशल बनाया है। अब क्या कह रहा है कि जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मान लो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसमें भाग नहीं लेना या फिर मतलब रिटायरमेंट चाहता है या फिर इस्तीफा देना चाहता है, त्यागपत्र चाहता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो सदस्य होगा चाहे वो चीफ हो या अन्य हो, ठीक है, उन सभी 3 के तीनों सदस्यों में से कोई भी जो त्यागपत्र देना चाहता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके सेवानिवृत्त हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं कि सर ये तो हुआ कि कैसे इनको हटाया जाए, मतलब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो हटे। अब बाय द वे इनको हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा, और इन्हें नियुक्त किया जाए तो क्या इनके लिए कोई योग्यता? तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी योग्यता, या सबसे पहले देख लेते हैं इनको हटाया जाने को, तब योग्यता के बारे में समझते हैं। अब देखो इनको हटाया उस तरीके से जाएगा जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कुछ समझ में आया? जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उस तरीके से इन सदस्यों को हटाया जाएगा। चाहे आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, उन सभी को कैसे हटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है, कैसे? साबित कदाचार यानी कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर क्या कर दिया जाता है? इन सदस्यों को हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहां पर बात आती है, चलो ठीक है ये साबित हो गया इनके कदाचार या असमर्थ है वो या भ्रष्ट है वो। अब लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या था? भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होती है, और महाभियोग में क्या होता है, किसी भी सदन में क्या किया जाता है, उनके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे किसी भी सदन का मतलब हो गया राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। अब प्रस्ताव जो लाते हैं, अब यहां पर गौर करने वाली महाभियोग प्रक्रिया देखो क्या होती है। महाभियोग प्रक्रिया सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। किसमें लाया गया? किसी में भी ले आओ, चाहे लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, प्रस्ताव ले आए। परंतु एक प्रस्ताव लाएंगे कितने लोग? भैया जो लाएंगे 1/4 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हो तब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो सभापति हो या लोकसभा अध्यक्ष, मतलब
अगर लोकसभा में ले जाएंगे तो अध्यक्ष के सम्मुख ले जाएंगे, और अगर वहां लेके जाते हैं राज्यसभा में तो किसके पास ले जाएंगे, सभापति के सम्मुख ले जाते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि ये तो हो गई इनके मतलब महाभियोग लाने की प्रक्रिया, लेकिन ये पारित कैसे होगा। तो भैया जब पारित की बात आ जाए तो याद रखना, पारित करने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है। कहां, दोनों सदनों में, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाता है तब इन सदस्यों को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। यही प्रक्रिया कहां होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ भी लागू की जाती है। इज दैट क्लियर। परंतु अब यहां पे परंतु लगे, अब परंतु क्या है कि 14 दिन पूर्व, क्या चीज, 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, यानी 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक है। अगर 14 दिन पूर्व सूचित नहीं किए हो तो तुम प्रस्ताव ही नहीं ला सकते। समझ में आया। प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व आपको उस व्यक्ति के लिए नोटिस देना होगा, और नोटिस देने के बाद 1/4 सदस्य लेके आएंगे, फिर 2/3 से उसे बहुमत को पारित करना होगा। उसके बाद उस सदस्य को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। परंतु हटाने से पूर्व उसे भी अपना मत रखने का अधिकार दिया जाता है। ये तो था हमारे सदस्यों को नियुक्त करने के तरीके। अब बात आती है सर, जब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार हटाया जाता है तो क्या इनको नियुक्त करते समय इनकी कोई योग्यताएं होती हैं? जी नहीं, संविधान में इनकी योग्यताओं का वर्णन नहीं है। याद रखना, इनकी योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है, नहीं दिया गया है। अगर कहीं पर भी आता है इनकी योग्यता ये होना चाहिए, तो याद रखना जो लास्ट का ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, आपको वो टिक करना है आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि संविधान में इनकी योग्यता का कोई भी वर्णन या विश्लेषण नहीं किया गया। अब आइए हम बात करते हैं, हमने कहा था आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। हम एक नजर इन आर्टिकल्स पर देख लेते हैं, क्या है आर्टिकल 324 से 329। आइए, आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 कहता है कि संविधान में मतलब देश में एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान मंडल यानी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव करवाएगा। समझ में आया? यानी आर्टिकल 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग होगा, देश का एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल या विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा। किसका उत्तरदायित्व है ये उत्तरदायित्व है निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आर्टिकल 324 क्या कहता है। भैया बात करते हैं आर्टिकल 325 की। 325 ही आएगा ना, आर्टिकल 324 के बाद 325 ही आएगा ना। आर्टिकल 325 वही कहता है जो आर्टिकल 15 कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही चीज यहां पर भी दिया हुआ है। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, असमानता, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता या फिर वो मतदान नहीं दे सकता। इस पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया है। इज दैट क्लियर? यानी हम आर्टिकल 325 के तहत इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम चाहे किसी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, ये हमारा अधिकार है। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 325 हो गया है, बात करते हैं आर्टिकल 326 की। भैया आर्टिकल 326 क्या करता है? अभी मैंने बताया जब हमको इलेक्शन लड़ने का अधिकार इसके तहत है, क्लियर, और मत देने का अधिकार भी 25 कहता है। तो आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 कहता है कि हर एक नागरिक को, भाई वोट देने का अधिकार किसको है? प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, ना कि व्यक्ति को। याद रखना, व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है। व्यक्ति में दोनों आते हैं, भारतीय नागरिक भी होते हैं और वो भी होते हैं जो बाहर से अपने यहां आए हों। समझ में आया? अब बात करते हैं इसकी कि आर्टिकल 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार, क्या कहता है? वयस्क मताधिकार। आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो, पहले जो वीडियो हमने बनाया था
आर्टिकल्स का, तो उसमें दिया होगा, कभी भी आपने पढ़ा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम के तहत ये मांग की थी कि हमारे भारतीय सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिया जाए। जबकि पहले क्या होता था, 1935 के पहले शैक्षिक आधार पर वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। कुछ समझ में आया? पहले क्या होता था 1935 के, कि शैक्षिक आधार या शैक्षणिक आधार पर, मतलब स्वैच्छिक नहीं, शैक्षिक या शैक्षणिक यानी शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार था। उसमें मात्र 10% लोग, कितने, 10% लोग ही केवल वोट दे सकते थे। समझ में आया? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए, तब जाके 1937-38 में इसको प्रदान किया गया था। समझ में आया? अब बात करते हैं आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर। भैया ये कैसा अधिकार है, क्या संवैधानिक है या कानूनी है? तो याद रखना ये विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार है, या फिर हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहीं पर आ जाओ। सर वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? भैया एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था ये? तो 1989 को हुआ था। कब हुआ था? 1989 को 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इसके तहत एक प्रावधान किया गया था, जो मताधिकार था या वयस्कता की जो परिभाषा थी उसे चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, कहते थे जो 21 वर्ष क्रॉस करते थे जो लड़के, वो क्या होते थे, वो वयस्क होते थे, लड़के हो या लड़कियां। कहते थे वयस्क ये व्यक्ति तभी हुआ जब 21 साल क्रॉस कर गया, उसके बाद ही उसको विवाह का प्रावधान दिया गया था कि ये विवाह कर सकता है या कोई भी विधिक कार्यवाही कर सकता है। ये 21 वर्ष को पार करने के बाद था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बदल दिया गया और ये वयस्क मताधिकार 21 के स्थान पर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। यानी 1989 से कह दिया गया कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से पार कर जाएगा या 18 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो वयस्क हो गया। क्लियर? ये था आर्टिकल 326। आइए बात करते हैं आर्टिकल 327 की। 327 क्या कहता है कि संसद को अधिकार होगा कि वो विधानमंडलों के लिए निर्वाचन आयोग या निर्वाचन के लिए प्रावधान करेगा। किसे अधिकार दिया गया? ये अधिकार दिया गया संसद को। किसके लिए? विधानमंडलों के लिए, विधानमंडल के लिए। ठीक, संसद प्रावधान करेगा विधानमंडल के लिए। आर्टिकल 327 में क्या करेगा कि वो उनके यहां जो विधान परिषद या विधानसभा, इनके लिए निर्वाचन या चुनाव की व्यवस्था करवाएगा। यह आर्टिकल 327 में। लेकिन यहीं पर यदि किसी कारणवश संसद ऐसा प्रावधान नहीं करती है, तो फिर संविधान आर्टिकल 328 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 328 के तहत विधानमंडल को ही क्या करता है, यह अधिकार प्रदान करता है। विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। कुछ समझ में आया? आर्टिकल 328 के तहत किसे प्रदान कर दिया गया? विधानमंडल को ही यह अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। 327 में संसद को अधिकार है कि वो राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद या विधानसभा के लिए क्या करे, निर्वाचन या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करे। समझ में आया? आर्टिकल 328 में कहता है यदि संसद नहीं कर पा रही तो ऐसे में यह अधिकार किसे प्रदान हो जाता है, इन्हें प्रदान हो जाता है, ये विधानमंडल को प्रदान हो जाता है। अब याद रखना विधानमंडल, ना कि विधानसभा या विधान परिषद। ये शब्द याद रखना, यहां पर विधानमंडल की बात की जा रही है, विधानसभा या विधान परिषद का नहीं। जबकि शब्द देकर कंफ्यूज करने की अधिक आदत है एग्जाम सेंटरों की, या फिर मतलब जो आयोग होते हैं एग्जाम के, उनकी अधिक आदत है कि विधानसभा दे देंगे, विधान परिषद दे देंगे, राज्यपाल दे देंगे और फिर दे देंगे विधानमंडल। तो कई बार कंफ्यूज होकर विधानसभा का क्या कर देते हैं। अब याद रखना जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर भी विधानसभा नहीं बल्कि विधानमंडल का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? विधानमंडल का निर्माण 2 लोगों से किया जाता है और कभी कभी 3 लोगों से। कैसे? 2 लोग कौन कौन? पहले हो गए राज्यपाल, पहला राज्यपाल, जैसे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और फिर विधान परिषद। समझ में आया? जहां पर विधान परिषद नहीं वहां पर राज्यपाल और विधानसभा होगी, जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद को भी शामिल
कर लिया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं आर्टिकल 329 की। हमने अभी आपको बताया 329 के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि आर्टिकल 327 और 328 के तहत किए गए किसी भी कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे चुनौती दी जा सकती है। ये किसके तहत प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 329 के तहत प्रावधान किया गया है। हमारा जो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो था हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित जब भी कोई भी आएगा आप कर लेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है कि भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? याद रखना, भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी, जिन्हें 1990 में नियुक्त किया गया था। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।